वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। और ये जो क्लास है हमारी, ये क्लास है पंचायती राज एक्ट की, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है हमसे जुड़ गए हैं अब और वो तैयारी कर रहे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की एग्ज़ाम की। तो उसी क्रम में ये जो है मैं क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको ग्राम पंचायत क्या होती है उसके बारे में आपसे बातचीत करी थी। प्रधान जी के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, सदस्य कितने होते हैं और इनके क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वो हमने देखा था। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है ग्राम सभा। इससे पहले हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत, अब हम पढ़ेंगे ग्राम सभा। तो पहले तो आप इन दोनों में एक बेसिक अंतर समझ लो क्या है, ठीक है। तो अगर हम ग्राम सभा की बात करें, समझ लेते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत क्या होती है पहले आपको बताता हूँ, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ। देखो, ग्राम पंचायत जो है ग्राम पंचायत में मेनली 3 संस्थाएं शामिल होती हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं, पहली संस्था होती है गांव के प्रधान जी, दूसरी संस्था होती है ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी या जिसे हम सचिव कहते हैं वो, और तीसरे जो लोग शामिल होते हैं ग्राम पंचायत में वो शामिल होते हैं सदस्य, वार्ड मेंबर्स, ठीक है। ये तीनों जब मिल जाते हैं तब बनती है ग्राम पंचायत। अब हम बात करते हैं ग्राम सभा क्या होती है। तो देखो, ग्राम सभा में क्या होता है, एक गांव की जो सीमा है ठीक है, तो किसी ग्राम क्षेत्र के भीतर, ठीक है, जितने भी निर्वाचन सूची में नाम आते हैं, यानी किसी गांव की जो निर्वाचन सूची है उसमें जितने भी पंजीकृत व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा निर्माण होता है ग्राम सभा का ठीक है। यानी अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो ग्राम सभाओं में किसी गांव के वे लोग शामिल होते हैं जिनका नाम उस गांव की निर्वाचिका या जो निर्वाचन सूची होती है, जो इलेक्शन कमीशन जो सूची जारी करता है, उसमें जितने नाम होंगे वो सभी मिलकर के निर्माण करेंगे ग्राम सभा का। यानी और आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो फिर किसी गांव के 18 से प्लस सभी लोग, क्योंकि वोट डालने की 18 साल है। तो अगर आप किसी गांव के निवासी हैं और आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप उस ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे ठीक है, ध्यान रखना। तो ये होती है ग्राम सभा। और ग्राम सभा की मीटिंग को ही सामान्यतः खुली बैठक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। खुली बैठक का मतलब क्या है कि गांव के जितने भी ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, मतलब वैसे तो पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन गांव के सभी लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और वो अगर किसी बैठक में शामिल हो रहे हैं तो फिर हम इसे खुली बैठक कहते हैं ठीक है। पंचायत की बैठक में और खुली बैठक में ये अंतर है। पंचायत की बैठक में कौन कौन आएगा, अध्यक्षता प्रधान जी करेंगे, सचिव जी तो होंगे ही, इसके अलावा वार्ड मेंबर्स। लेकिन जब खुली बैठक होगी तो खुली बैठक में प्रधान जी भी होंगे, सचिव जी भी होंगे, वार्ड मेंबर्स भी होंगे। इसके साथ साथ ग्राम सभा के सभी सदस्य होंगे। और ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और जिनका नाम गांव की वोटिंग लिस्ट में आता है। तो इस चीज को जो है आप अच्छे से समझ लो। और ये जो नियम है ये नियम आया है उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट की धारा नंबर 2 छा के अंतर्गत, लिखा रहा होगा, आप देख सकते हो। तो ये आप समझ गए कि ग्राम पंचायत क्या होती है और ग्राम सभा क्या होती है, ठीक है। अब एक नियम और है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट की धारा 3, राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए एक ग्राम सभा स्थापित कर सकती है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हम पंचायत की बात करते हैं तो एक ग्राम पंचायत का मतलब ये नहीं है कि उसमें एक ही गांव होगा, ठीक है। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि एक गांव एक पंचायत है खुशकरी, उस खुशकरी में 6 गांव हैं, तो 6 गांव बहुत होते हैं तो ये आप समझ लो। वही चीज़ है
कि सरकार अगर चाहेगी तो एक अधिसूचना के माध्यम से किसी गांव को, या तो एक गांव को या फिर गांव के समूह को ग्राम सभा के रूप में नामित कर सकती, बेसिकली पंचायत बना सकती है। अच्छा, उस पंचायत का नाम जो होगा, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक पंचायत में एक से अधिक गांव हो सकते हैं। अब एक पंचायत में अगर एक से ज़्यादा गांव है, 2 गांव है, 3 गांव है, 4 गांव है, तो फिर पंचायत का नाम क्या रखा जाएगा, इस पर भी तो विवाद हो सकता है भाई। लोग कह सकते हैं कि अच्छा इसका नाम हमारे गांव के नाम पे रखो, हमारे गांव के नाम पे रखो। तो सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है, पंचायत राज एक्ट में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी ग्राम पंचायत में या ग्राम सभा में एक से अधिक गाँव हैं तो उसका नाम उस गाँव के नाम पर रखा जाएगा जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि उस गांव की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसी के नाम से ही उस पंचायत का नाम रखा जाएगा। तो इसको भी आप जो है समझ लो अच्छे से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ग्राम सभा की बैठक कब होती है, ग्राम सभा की बैठक को लेकर के क्या नियम है। तो ग्राम सभा की बैठक का जो नियम है ये है पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा नंबर 11(1) के अनुसार कि ग्राम सभा की साल में 2 बैठक होंगी, खुली बैठक जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, साल में 2 बैठक होंगी ग्राम सभा की। पहली बैठक होगी खरीफ की फसल कटने के बाद। ठीक है, जब खरीफ की फसल कट जाती है उसके बाद, चूँकि अब खेत तो कट गया, अब किसान के पास कोई काम नहीं है, गांव में कौन है, किसान है, तो हम उनके लिए एक बैठक ऑर्गेनाइज करेंगे जिसे कहा जाता है खरीफ की बैठक। और दूसरी बैठक होती है रबी की फसल कटने के बाद। ठीक है ना, रबी अभी जैसे क्या चल रहा है, अभी रबी का सीजन चल रहा है ना। अब रबी की फसल जो है कुछ समय बाद अप्रैल में कट जाएंगी। जब अप्रैल में कट जाएंगी तो फिर क्या होगा, तो एक बैठक होगी गांव की, क्योंकि गांव के किसान जो है अपनी गेहूं की फसल काट के फ्री हो जाएंगे, तो फिर रबी की बैठक होगी। अब ये जो बैठक है, इस बैठक का नाम होगा रबी की बैठक, जो रबी की फसल कटने के बाद होगी। जब रबी की फसल कटेगी तो रबी की बैठक होगी, जब खरीफ की फसल कटेगी तो खरीफ की बैठक होगी। और इन दोनों ही बैठकों की अध्यक्षता कौन करेंगे, ऑब्वियस बात है प्रधान जी ही करेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, इस बैठक की सूचना जो है ये पंचायती राज अधिनियम 1947 की नियम नंबर 32 के अनुसार इस बैठक की सूचना हमें 15 दिन पूर्व देनी चाहिए। गांव के प्रमुख स्थानों पर आप इसके लिए पोस्टर लगवा सकते हैं या लोगों तक सूचना पहुंचाने के जो भी माध्यम है वो आप कर सकते हो। लोगों को इसकी सूचना 15 दिन पूर्व आपको देनी होगी। ठीक है, अब बैठक में थोड़ा और बात करते हैं कि बैठक बुलाएगा कौन, ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाएगा। तो जैसे पंचायत की बैठक प्रधान जी बुलाते हैं, वैसे ही ग्राम सभा की बैठक भी प्रधान जी ही बुलाएंगे। ये बात आप समझ लो। ठीक है हाँ, तो प्रधान जी ही बुलाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर किसी कारण से मान लीजिए अगर ग्राम सभा की मीटिंग प्रधान जी नहीं बुला रहे हैं, ठीक है ना, तब क्या होगा। तो ऐसे में अगर ग्राम सभा की मीटिंग प्रधान जी नहीं बुला रहे हैं तो ग्राम सभा के अगर 1/5 सदस्य लिखित में ये दे दें कि हमें बैठक करनी है ग्राम सभा की, तो फिर उस प्रस्ताव के पास होने के 30 दिन के भीतर बैठक बुलानी ज़रूरी है। यानी या तो प्रधान जी बैठक बुला लें, अगर मान लो प्रधान जी बैठक नहीं बुला रहे तो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, अब ग्राम सभा के सदस्य कौन, फिर वही बात आ गई। तो 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग गांव में रहते हैं जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है वो सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं। अगर उन लोगों में से 1/5 लोग हस्ताक्षर करके ये लिख करके दें, लिखित रूप में दें कि हमें ये बैठक करनी है, तो फिर प्रधान जी को ये बैठक बुलानी होगी अनिवार्य रूप से, और ये 30 दिन के भीतर बुलानी होती है। ठीक है, अब मान लो प्रधान जी भी निष्क्रिय हो जाए और गांव की भाई जनता तो जनता है, जनता को ही क्या पड़ी है मीटिंग करने के लिए, हड़प, ना प्रधान जी मीटिंग बुला रहे ना जनता को मीटिंग की पड़ी है, काम सब ठप पड़ा है। तो ऐसे में फिर अगर प्रधान जी मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो फिर जिला पंचायती राज अधिकारी महोदय 60 दिन के भीतर इस मीटिंग को बुला सकते हैं। अगर प्रधान मीटिंग नहीं बुलाता है तो फिर DPRO साहब के पास ये अधिकार होता है कि वो मीटिंग बुला सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं ग्राम सभा के बैठक का कोरम क्या होता है। तो ग्राम सभा की जो गणपूर्ति होती है, ग्राम सभा की बैठक की जो गणपूर्ति है, जो कोरम है, ये होता है 1/5।
ठीक है, 1/5 ही होता है। और जब पहली बैठक बुलाई जाती है तो पहली बैठक को सामान्यतः कोरम के अभाव में निरस्त कर दिया जाता है, क्योंकि 1/5 लोग कभी आते ही नहीं है। ये बात मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल है, ये किताब में नहीं है। किताब में बस इतना लिखा है कि कोरम कितना होना चाहिए, 1/5। अगर 1/5 नहीं आए तो बैठक नहीं होगी। तो 1/5 लोग किसी भी गांव के कभी भी मीटिंग में नहीं आते हैं। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि पंचायत की बैठक में जाए, और वहाँ टाइम लगता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप ही लोग, बहुत से आप लोग गांव में रहते होंगे, आप लोग कितनी पंचायत की बैठक में गए हैं आज तक? नहीं जाते हैं लोग, है ना। अब कोई खाली है या कोई यार दोस्त मिल गया कि चलो यार ठीक है चलते हैं, मौज लेंगे, तो बात अलग है, आप पहुंच गए। या जो गांव के बड़े बूढ़े वगैरह हैं जिनके पास फ़ोन वोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो वो लोग चले जाते हैं। लेकिन आज की जनरेशन नहीं जाती, क्योंकि उन्हें लगता है क्या बोरिंग बात हो रही है गाँव के लिए, सड़क वड़क, उनका इंटरेस्ट का ये विषय नहीं है। तो प्रैक्टिकल बात यह है कि कभी भी कोरम इसका पूरा नहीं होता है। इसीलिए परंपरा में ये आ गया है कि पहली बैठक कोरम के अभाव में हमेशा निरस्त कर दी जाती है, और उसके कुछ दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर सामान्यतः दूसरी बैठक बुला ली जाती है, क्योंकि दूसरी बैठक करने के लिए अब कोरम आवश्यक नहीं है। दूसरी बैठक में अगर गांव के 5 लोग भी आ गए तो भी बैठक हो जाएगी, 3 लोग आ गए तो भी बैठक हो जाएगी, 10 लोग आ गए तो भी बैठक हो जाएगी, और 100 लोग आ गए तो भी बैठक हो जाएगी, है ना। तो कोरम कितना है? 1/5 है, ठीक। अगर पहली बैठक में 1/5 लोग नहीं आते हैं तो वो मीटिंग निरस्त मानी जाएगी। पहली मीटिंग निरस्त ही की जाती है, ये परंपरा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो जैसे बैठक को बुलाते प्रधान जी हैं, वैसे अध्यक्षता भी प्रधान जी ही करते हैं ग्राम सभा की। चाहे ग्राम सभा हो या ग्राम पंचायत हो, दोनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? हमारे प्रधान जी ही करेंगे। अगर प्रधान जी नहीं है, मान लो प्रधान जी कहीं बाहर चले गए, तो ऐसी स्थिति में प्रधान जी के द्वारा जो भी सदस्य मनोनीत होगा कि ठीक है मैं तो नहीं हूं साहब, मेरी जगह ये व्यक्ति जो है ये बनेगा अध्यक्ष। अब वो व्यक्ति कौन? जो कोई वार्ड मेंबर है, तो उसको वो नॉमिनेट कर देते हैं और वो फिर उस बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर मान लो प्रधान जी भी नहीं है और प्रधान जी ने किसी को नॉमिनेट भी नहीं किया है, तब क्या होगा? तब जो एडीओ पंचायत होते हैं, सहायक विकास अधिकारी पंचायत जो होते हैं, वो किसी सदस्य को नॉमिनेट कर देते हैं, फिर वो जो है बैठक करता है। मान लो एडीओ साहब ने भी किसी को नॉमिनेट नहीं किया, प्रधान जी भी नहीं है और प्रधान जी ने किसी को नॉमिनेट भी नहीं किया है, एडीओ साहब ने भी नहीं किया है, तब क्या होगा? तब जो ग्राम सभा की जो बैठक हो रही है, उसके सदस्यों में से ही लोग आपस में सहमति करके किसी एक को अध्यक्ष के पद पर बिठा देते हैं और वो उस बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। अब ये तो पूरी बात हो गई। अब मीटिंग में होता क्या है, बेसिकली क्या चीज होती है मीटिंग में? तो देखो, मीटिंग में जो है ग्राम सभा की मीटिंग और ग्राम पंचायत की मीटिंग थोड़ा अलग अलग है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ग्राम पंचायत में ज़्यादातर जो काम, ग्राम पंचायत की मीटिंग में जो काम होता है वो प्रशासनिक होता है, लेकिन ग्राम सभा की मीटिंग में प्रशासनिक काम इतना नहीं होता है। सामान्यतः जन सूचना का कार्यक्रम है ये। जब जैसे क्या क्या इसमें होता है आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। समुदाय के कल्याण के लिए चलाए जा रहे विकास कार्यों के लिए स्वैच्छिक रूप से श्रमदान तथा अंशदान देने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ठीक है। अब सरकार जो भी योजनाएं चलाती है उसके लिए आप उस मीटिंग में जाकर के बताओ, ग्राम सभा की मीटिंग में, कि सरकार आपके लिए क्या क्या कर रही है। अब आप कहोगे अच्छा सरकार का प्रचार करना है, बिल्कुल सरकार का प्रचार करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप सरकारी नौकर हो, आप सरकारी अधिकारी हो, आप सरकारी व्यक्ति हो, तो फिर आपको सरकार की नीतियों को ही जन जन तक पहुँचाना है। अब यहाँ पर ध्यान रहे, सरकार की नीतियों को पहुँचाना है। यहाँ पर बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सरकार के व्यक्ति हैं, पार्टी के व्यक्ति नहीं है। ये बात आप समझ लो, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो इस चीज़ को। सरकार जो भी योजनाएं बनाएगी, हम सरकार के साथ हैं। सरकार किसी की भी हो, हम नहीं बदलेंगे, सरकार बदल जाती है। बात समझ रहे हैं? नहीं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। सरकार की नीतियों तक, जन जन तक, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाना ये आप लोगों का काम है, और ग्राम सभा में ये काम बहुत अच्छे से किया जाता है, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे काम आप ग्राम सभा के माध्यम से कर सकते हो। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ। अब जब आप ग्राम पंचायत अधिकारी बन जाओगे तो आवास के लिए जो है आपको, अब आवास के लिए आपके पास आवास का जो है काम होगा, गरीब लोगों को आवास देना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कोई आदमी गरीब है कि नहीं है?
बात समझ रहे हैं ना। अब तो भैया शहर से पढ़ करके आए हो, दिल्ली से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, आगरा से, बरेली से, बड़े बड़े शहरों से। अब आप जो है पहुंचे किसी गांव में पोस्टेड होके, अब गांव में आप किसी को जानते ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कोई आदमी गरीब है नहीं है? तो फिर आप क्या कर सकते हो, ग्राम सभा का सहारा ले सकते हो। आप ग्राम सभा की खुली बैठक में लोगों से पूछिए कि साहब सरकार जो है आवास दे रही है, आप लोग बताओ गांव में कौन कौन गरीब है, और जो भी लोग अपना नाम लिखवाना चाहें उन्हें आप एक रजिस्टर पर नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर उनमें से जो भी व्यक्ति पात्र हो, उस पात्र व्यक्ति को मकान या आवास की सुविधा आप उपलब्ध करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,10,000 रुपया सरकार देती है, और वो 1,10,000 रुपया केवल पात्र व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध है। तो पात्र व्यक्तियों का आप पता कैसे लगाएंगे? ग्राम सभा की मीटिंग करके आप ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य है जो आप कर सकते हो। इसके अलावा किसी की मान लीजिए कोई विकलांग है तो आप उसकी पेंशन करवा सकते हो, विधवा है उसकी पेंशन करवा सकते हो, वृद्धा है उसकी पेंशन करवा सकते हो, आवास तो बहुत बड़ा चंक है ही। तो ये सारे काम आप जो है करवा सकते हो। इसके अलावा ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं, ठीक है, उनकी स्वीकृति ग्राम सभा से ही ली जाती है, ये बात आप समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो साहब किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, ठीक है, एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जो आप जब नौकरी में आ जाओगे तो आपको ये काम आएगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई गांव में, अब उस व्यक्ति की मृत्यु कब हुई? मान लो कोई व्यक्ति जो है 10 साल पहले मर गया साहब, और उसके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसका उस समय पर डेथ सर्टिफिकेट बनवाता। अब उसका डेथ सर्टिफिकेट बनने के लिए आपके पास आता है 10 साल बाद। अब 10 साल बाद जब वो आपके पास बनने के लिए आएगा तो साहब ठीक है, आपके पास आया, तो डेथ सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो, इसमें डेट का बड़ा ही महत्व होता है। और डेट उसमें मेंशन नहीं है साहब, डेट मेंशन नहीं है उसमें, कि लोगों को ये तो पता है कि साहब हाँ ये व्यक्ति हमारे गांव में मरा था, कब मरा था, ठीक है 2002 में मरा था, लेकिन 2002 में कब मरा था ये नहीं पता साहब। तो फिर आप क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु की तारीख निर्धारित ना हो, तो ऐसे में जो ग्राम सभा एक प्रस्ताव पास करेगी इसके लिए कि हाँ ठीक है साहब, हम सब लोग एक प्रस्ताव पास करेंगे कि साहब ये व्यक्ति फलाना फलाना जो व्यक्ति था, ग्राम पंचायत की मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि इस व्यक्ति की मृत्यु साहब फरवरी में हुई थी, तो वो डेट फिर मान्य होगी, क्योंकि वो प्रस्ताव से आई है, ग्राम सभा के प्रस्ताव से आई है, लोगों की सहमति से आई है। और उस डेट को अगर आप उसका डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हो तो वो पूरी तरीके से मान्य होगा, और उसको सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट सब जगह मान्यता प्राप्त होगी। तो ये ग्राम सभा का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ग्राम सभा का मतलब है बस सब लोगों को आपने साथ में ले लिया और साथ में लेकर के जो भी काम किया जाएगा वो मान्य है फिर। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ग्राम पंचायत हो गई या ग्राम सभा हो गई, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, इनके द्वारा लिए गए फैसले सर्वमान्य होते हैं। बात समझ रहे हैं? और ये पूरी तरीके से इनको वैधानिकता प्राप्त है, ये कानूनी रूप से बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है ग्राम सभा का, जो मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था, लेकिन चलिए मैंने सोचा पहले छोटी छोटी चीज़ें बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट काम है जीपीडीपी बनाना। मैं इसका शायद जिक्र पहले भी कर चुका हूं। सबसे महत्वपूर्ण काम है ग्राम सभा का, सबसे इंपॉर्टेंट काम है जीपीडीपी। जीपीडीपी मतलब जीपी का मतलब हो गया ग्राम पंचायत, और डीपी का मतलब हो गया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यानी ग्राम पंचायत विकास योजना। ये ग्राम सभा का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। 2 अक्टूबर से लेकर, ठीक है, 31 जनवरी ये इसकी लास्ट डेट है। तो अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच में, ये फिक्स है, मैं आपको पहले ही बता दूं, जीपीडीपी जो आपकी बनती है वो अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच ही बनती है। तो 2 अक्टूबर से लेकर के आपको 31 जनवरी के बीच में ये बैठक बुलानी होगी, और एक खुली बैठक होती है। और इस बैठक में क्या होता है, इस बैठक में गांव के लगभग सभी लोग, जो भी अच्छे खासे जिनका गांव में प्रभाव होता है, वो सब लोग आते हैं, और फिर उनसे
उनके सामने बैठ करके प्रधान जी और सचिव यानी ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी ये लोगों से पूछते हैं कि साहब अब अगले साल का जो है हमें प्लान बनाना है। अगले साल मतलब ये प्लान कब से लागू होता है? ये प्लान लागू होता है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल के लिए जो अब नए साल में जो काम होने हैं उनके लिए आप बताओ आप क्या क्या करवाना चाहते हो। तो लोग बताएंगे साहब हमें हमारी गली में पानी भरा रहता है, उसको ठीक करवाओ। ठीक है, आपने नोट कर लिया, एक रजिस्टर होगा उस पर नोट कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग कहेंगे कि साहब हमारे यहाँ जो है स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात में अंधेरा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो स्ट्रीट लाइट का हमने नोट कर लिया। इस तरीके से लोग अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे और आप उन समस्याओं को, उन योजनाओं को आप नोट कर लेंगे। बाद में रजिस्टर के एक कोने पे, जैसे बीच में लिखा होगा उसी पे एक खाली जगह हुई कोने पे, उसी कोने पे लोग अपने साइन करेंगे कौन कौन आया। और फिर वही जीपीडीपी प्लान जो है ई स्वराज पोर्टल पर अपलोड होगा और उन्हीं के आधार पर आपको 1 अप्रैल से लेकर के अगले 31 मार्च तक उन योजनाओं को करना होता है। तो जो जीपीडीपी प्लान है वो ग्राम सभा के सहयोग से ही बनते हैं। ठीक है, ये ग्राम पंचायत की मीटिंग में जीपीडीपी कभी नहीं होगी, समझ लो, क्योंकि ग्राम पंचायत की मीटिंग में कौन आएगा? आप आओगे, प्रधान जी आएंगे और मेंबर आएंगे। और अगर इतने, अब ये कितने लोग होंगे मान लो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम मेंबर भी लेंगे तो 15 मेंबर होंगे, एक प्रधान जी, एक आप 17 लोग हुए अधिकतम। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ये 17 लोग गांव का जो है गांव के विकास का योजना थोड़ी बनाएंगे। हो सकता है फिर तो प्रधान जी कहे कि नहीं, सब सड़क मेरे आसपास की बना डालो, सब लाइटें मेरे घर पे लगा डालो, ऐसा हो सकता है। या जो सदस्य लोग हैं वो कहें नहीं हमारे घर पे ही लगाओ, तो बाकी जनता क्या करेगी फिर? तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। गाँव का विकास होना है तो गाँव के आम जनों का साथ लेना है हमें। इसीलिए जीपीडीपी प्लान पंचायत की बैठक में डिस्कस नहीं होता है, जीपीडीपी प्लान हमेशा ग्राम सभा की बैठक में डिस्कस होता है, क्योंकि ग्राम सभा की बैठक में गांव का आम आदमी आता है और आम आदमी जो है वो बताता है कि हमारी क्या क्या समस्याएं हैं। फिर उन्हीं समस्याओं के लिए आगे काम आपको करना होता है प्रधान जी के साथ मिलकर के। ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ध्यान रखना, जीपीडीपी जो है ये 2 अक्टूबर से लेकर के 31 जनवरी के बीच ही बैठक होनी अनिवार्य है, क्योंकि 31 जनवरी लास्ट डेट होती है जीपीडीपी प्लान को ई स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए। ध्यान रखना। तो मीटिंग आपको कब करनी चाहिए? अक्टूबर में कर लो, आप अक्टूबर में नहीं कर पाओ नवंबर में कर लो, नवंबर में नहीं कर पाओ दिसंबर में कर लो, नहीं कर पाओ जनवरी में कर लो, लेकिन जनवरी में 31 जनवरी तक सारे जीपीडीपी प्लान अपलोड हो जाने चाहिए ई स्वराज पोर्टल पर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है ग्राम सभा का। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर क्या है। ठीक है, अगला जो हमारा क्लास रहेगा वो हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की समितियों के बारे में, कि ग्राम पंचायत की कौन कौन सी समिति होती हैं, काम क्या होता है, इनके अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन होते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज समझ आ रही होगी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप नौकरी पे आओगे तो तभी यही करना है यार, सीधी बात है। तो अभी से ही आपकी ट्रेनिंग हो रही है, मैं आपको अभी से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बढ़िया बात है, मेहनत करो। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो PDF है अगर आपको चाहिए तो फिर आप ज्वाइन करिए हमारा पेड ग्रुप, जो कि मात्र 800 रुपये में है। उस 800 रुपये में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाता है, वहाँ पर आप इसकी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछे साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। और हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूँ कि चूँकि अभी शिवरात्रि का ऑफर चल रहा है, तो शिवरात्रि के ऑफर में 25 चली गई, 26, 27, 28, अब आपके पास 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में अगर आप RO, PCS या BO का कोई भी बैच लेते हो तो उस पर आपको 15% की छूट मिलेगी। केवल 85% पेमेंट करके आप उस बैच को अवेल कर सकते हो। ये अभी ऑफर चल रहा है, 3 दिन के लिए है। 25 तो निकल गई, तो 26, 27 और 28। ठीक है, तो अब आपके पास ये 3 दिन बचे हैं, इसका फ़ायदा उठाइए, छूट का लाभ उठाइए और जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कर लो। साथियों, UPSSC की VPO परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको VPO के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा।
तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। मात्र 400 रुपये में इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे, ठीक है। और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहें तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।